राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:30 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। देश भर में 150 जगहों पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह पटना के बीजेपी दफ्तर में वर्षगांठ मनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, वंदे मातरम भारत की आत्मा का स्वर है। सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस मौके पर लिखा कि ये मात्र एक गीत नहीं, राष्ट्र की आत्मा की गूंज है। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज इस मौके पर कार्यक्रम होने जा रहा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे मौके पर देश भर में अलग अलग जगहों पर 150 जगहों पर आज सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाया जाएगा। और सुबह 9:30 बजे होने वाले कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। एक स्मारक डाक टिकट और स्मृति चिन्ह जारी किया जाएगा इस मौके पर, और 150 जगहों पर एक साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाया जाएगा। और इस मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिग्गजों ने पोस्ट किया है, गृह मंत्री ने पोस्ट किया है, और साथ ही यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी पोस्ट किया है और लिखा है कि ये राष्ट्र की आत्मा का स्वर है। ये मात्र एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की गूंज है। 9:30 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा पटना के बीजेपी दफ्तर में वर्षगांठ मनाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और अमित शाह ने इस मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वंदे मातरम केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध वंदे मातरम ने देश को संगठित करके आजादी की चेतना को बता दिया। साथ ही क्रांतिकारियों के मन में मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण, गर्व और बलिदान की भावना जगाई। और अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होना है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले रैलियों का रेला लग चुका है। प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धुआंधार चुनाव प्रचार करने वाले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में आज बड़ी रैली करने वाले हैं। इनके अलावा अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी भी एक के बाद एक रैली करने वाले हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी आज हुंकार भरते नजर आएंगे। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दूसरे फेज के लिए प्रचार में दमखम लगाएंगे तमाम दलों के दिग्गज चेहरे। भोजपुरी सितारे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। खेसारी लाल यादव बेतिया में आरजेडी उम्मीदवार दीपक यादव के लिए 11 बजे रोड शो करेंगे और औरंगाबाद जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और पावर स्टार पवन सिंह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गयाजी में जनसभा को संबोधित करेंगे। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों ही नरकटियागंज विधानसभा में आज चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन दोनों अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में ये प्रचार करेंगे। बीजेपी के एक और स्टार प्रचारक रवि किशन भी नजर आएंगे। दूसरे चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी आज औरंगाबाद और कैमूर जिले के भभुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जमुई, भागलपुर में जनसभा और पूर्णिया में करेंगे रोड शो। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मेरठ की, जहां विजेंद्र हुड्डा के घर ईडी की रेड हुई है। शहर में ईडी ने 4 और जगहों पर छापा मारा है। बाइक वोट घोटाले का आरोपी है विजेंद्र हुड्डा। मोनार्ड यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री केस में भी आरोपी है और अब ईडी ने उसके ठिकानों पर छापा मारा है। 4 और जगह है जहां पर छापेमारी की गई है। साथ ही घर पर भी ईडी की रेड पड़ी है। राजधानी दिल्ली के टिकरी कला के पीवीसी मार्केट में भीषण आग लग गई। ये आग पहले एक फैक्ट्री में लगी, जिसने बाद में एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी भयानक कि सब कुछ स्वाहा हो जाए। बताया जा रहा है कि आग पहले एक फैक्ट्री में लगी थी और धीरे धीरे इसने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया।
रात 10 बजे के आसपास दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली और मौके पर करीब 1 दर्जन गाड़ियों को भेजा गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने में दमकल विभाग के पसीने छूट गए। आग लगने से किसी तरह की जनहानि की बात तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन लाखों का माल जरूर जलकर स्वाहा हो गया। वहीं बड़ी खबर का रुख करें। दिल्ली पुलिस ने 150 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर ये ठगी किया करते थे। आलीशान होटल्स को अपना निशाना बनाया करते थे, ठिकाना बनाया करते थे। पुलिस ने नोएडा और सिलीगुड़ी में छापेमारी की है। 11 मोबाइल फोन और 32 डेबिट कार्ड समेत कई सामान इनसे मिला है, जो जब्त किया गया है। 300 से ज्यादा लोगों के साथ इन्होंने ऑनलाइन ठगी की। देश के सबसे बड़े 23 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट ने क्लीन स्वीप कर लिया। अध्यक्ष समेत सभी 4 पदों पर यूनाइटेड लेफ्ट जीती है। आयसा की अदिति मिश्रा अध्यक्ष बनी। एसएफआई की के गोपिका उपाध्यक्ष चुनी गई। महासचिव पद पर सुनील यादव ने जीत हासिल की है, तो वहीं संयुक्त सचिव पद पर दानिश अली की जीत हुई है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर उत्साह में नजर आ रहे हैं समर्थक, और जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं उन्हें कंधे पर उठा रखा है। वहीं प्रयागराज में हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे लगी सब्जी की दुकानों पर चढ़ गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर तेज रफ्तार से आ रहा था और अचानक सड़क किनारे लगी सब्जी की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ट्रैक्टर की चपेट में आने से सब्जी खरीद रहे ब्रजेश सोनकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दुकानदार समेत 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर करछना थाना पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सीएचसी करछना भेजा गया। ट्रैक्टर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश तेज कर दी है। मृतक के परिजनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने बाजार के भीड़भाड़ वाले इलाके में तेज रफ्तार गाड़ियों पर रोक लगाने की भी मांग की है। वहीं बिहार के पहले चरण के मतदान के बीच माहौल उस वक्त गर्मा गया जब बिहार के लखीसराय में प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर अचानक ही हमला हो गया। आरोप है कि इसी दौरान आरजेडी के समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। ये भी दावा किया गया कि विजय सिन्हा की कार पर पत्थर फेंके, चप्पल फेंकी, गोबर डाला और सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई की। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात की और पूरा घटनाक्रम बताया। काफिले पर हमले के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हमला करने वाले आरजेडी के गुंडे हैं, इन पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। जीत रहे हैं। इधर आरजेडी ने ट्वीट कर विजय सिन्हा पर पिछले 10 सालों में कुछ भी काम नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा प्रतापपुर गांव पहुंचे थे तो उसी दौरान उनकी बहस आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार सिंह के साथ हो गई। ये घटनाक्रम तब हुआ जब ग्रामीण विजय कुमार सिन्हा का विरोध कर रहे थे। हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझे हो? बढ़ाओ पदाधिकारी को चेक कर लो। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी हो गया है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जात हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ? तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के।
दारू पी अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी मदियामा से लोग अरे तुम सारे पापी कहाँ से ये इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर तुम सब चढ़ा हुआ है। अन्ना तो तुमने ऐसा उतार दिया 14 तारीख को उतार दो, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना गुंडा है। राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी नहीं छेकता, गाड़ी गाड़ी फेंकते हो। दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है, राजद का एमएलसी है। ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम हो गया। अरे राजद का हो गया। अरे छोड़ो, चुनाव हार गए, बखलाहट है, चुनाव हार गए, बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के ये लोग बखलाहट है, बखलाहट। दारू पी के चुनाव हार लोग गए, चुनाव हार गए, बखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो लाखों रुपया पकड़े थे। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो, कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी कर दारू पी के जाने का अरे उचित नहीं है। नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना गुंडा चाहते थे। गुंडा तो तुम है, आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेके चल रहे हैं। इनको राइट है जबला लेके चलने का। आपको राइट है, जो बूथ पर जाकर गुंडे करिए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार पर शराब पीने के आरोप लगाए थे, लेकिन जब डिप्टी सीएम के निर्देश पर पूरे मामले की जांच की गई तो मामला ही पलट गया। घटना के बाद एमएलसी अजय कुमार लखीसराय के कबैया थाना पहुंचे और जब उन्होंने ब्रेथ एनालाइजर पर फूंक मारी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रिपोर्ट आने के बाद अजय कुमार के निशाने पर एक बार फिर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा थे। इन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और गुंडे पर उतर आए। इनका चुनाव हार गए, इसीलिए बौखलाहट है। विजय सिन्हा का आज इस बार चैप्टर क्लोज। इस घटना के बाद एक बार फिर बिहार में सच और झूठ वाली सियासत गरमा सकती है। तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हुए हमले पर अब बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आरजेडी का जंगल राज भी यही था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया कि जैसे ही एनडीए की सरकार बन जाएगी इन लोगों का इलाज किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का यही चरित्र है। बिहार की जनता जानती है, सबका समय से इलाज होगा, चिंता मत कीजिए। इधर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि आज हुए मतदान से आरजेडी वाले घबरा गए हैं। विजय सिन्हा जी के ऊपर ये हमला, ये चीख चीख के कह रहा है कि ये इनके रग रग में जंगल राज की मानसिकता है। इनकी अब फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। हालांकि महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वही काट रही जो उन्होंने बोया था। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में दिक्कत आई है। तकनीकी गड़बड़ियों के कारण दिक्कत आने की जानकारी मिल रही है। आधे घंटे तक 30 मिनट तक विमानों को उड़ान भरने में देरी हुई और ये 2 दिन में दूसरी बार तकनीकी खराबी होने की जानकारी है। 2 दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि तकनीकी खराबी के चलते विमानों के संचालन में देरी हुई हो। 30 मिनट की देरी हुई है उड़ान भरने में और बताया जा रहा है कि कोई टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से ये संचालन में दिक्कत आई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है, वहां पर विमानों के संचालन में दिक्कत हुई, मुसाफिर परेशान हुए। पैसेंजर्स को 30 मिनट की देरी का सामना यहां पर करना पड़ा है और ये दूसरी बार है, 2 दिन में दूसरी बार है जब ऐसा हुआ हो। एटीसी सर्वर में तकनीकी गड़बड़ के चलते देरी हुई है, ये बात कही जा रही है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में 30 मिनट की लगभग आधे घंटे की देरी हुई है और ये 2 दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का सर्वर था उसमें कोई दिक्कत थी, परेशानी थी। वरुण भसीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या है पूरी जानकारी, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर शुक्रवार सुबह की हम बात करें तो दिल्ली के एयरपोर्ट पर जितनी भी फ्लाइट सुबह, ज्यादातर जो फ्लाइट थी उन रोका जा रहा था एकदम से। तो एकदम से पैसेंजर्स का सवाल था कि क्यों हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, टाइम हो चुका है, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। तो यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी चीज जो दिल्ली एयरपोर्ट से निकल के आ रही है कि एटीसी की इस वक्त सर्वर में कुछ न कुछ तकनीकी गड़बड़ी पाई गई, के कारण एक तरह से पूरा कंजेशन हो गया।
कोई भी फ्लाइट उड़ान भर नहीं पा रही थी। सभी इस वक्त जितने भी एयरलाइंस थी सब यही अपने पैसेंजर्स को लगातार जवाब देती रही कि वो नहीं उड़ पा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर हामी नहीं मिल रही है कि हम उड़ान भर पाए। और वो हामी ना मिलने का कारण है दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त उनको किसी भी तरीके का बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लोग स्टंटबाजी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं यूपी के हापुड़ से, जहां गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में कुछ युवक खतरनाक स्टंट करते हुए दिखे। शेर के बच्चे चलिए, और स्टंट भी ऐसा जिसे देख रोंगटे खड़े हो जाए। शेर के बच्चे चलिए। यहाँ युवक अपनी टशनबाजी दिखाने और रील शूट करने के लिए मौत से खेलते नजर आए। युवक अपने अपने ट्रैक्टर को गंगा की लहरों पर दौड़ा रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर पलट गया जिसमें कुछ युवक नीचे दब गए, जिसके बाद आसपास के लोग दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और किसी तरह युवकों को बचा लिया। हैरानी की बात यहाँ ये रही कि प्रशासन की सख्त निगरानी और सीसीटीवी कैमरों की तैनाती के बावजूद खतरनाक स्टंट देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चोर ग्राहक बनकर एक बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी के शोरूम में आया। कर्मचारियों से टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक की चाबी ली और सबको चकमा देकर फरार हो गया। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की बाइक में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फर्राटा भरते चोर को देखा गया। इस काली रंग की बाइक की कीमत 2 लाख से ज्यादा की है। इसे चुराने के लिए चोर सीधे शोरूम पहुंचा था। जीन्स टी शर्ट चप्पल में गए चोर को कर्मचारी भी पहचान नहीं पाए। अब जब वो बाइक लेकर फरार हो गया तब जाकर कर्मचारियों को अपनी नादानी का एहसास हुआ। शोरूम के मालिक की शिकायत के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसमें दिखने वाले चोर की अब तलाश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में बांध टूटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। गांव के लोग ठंड के मौसम में धूप सेक रहे थे कि तभी अचानक उनके घर के पास सैलाब आ गया। पानी इतनी जोर से आया कि सड़क पर लोगों के घर के सामान और उनके जानवर बहने लगे। ये मुसीबत किसी एक गांव में नहीं बल्कि कई गांव में एक साथ आई, जहां सड़कों पर कुछ ही घंटों के भीतर पानी का कब्जा हो गया। अचानक पानी आने के बाद लोग जान बचाकर घर की छतों पर चले गए। पानी के निकलने तक छत पर ही इनका गुजर बसर होता रहा। और अब एक डरावनी रिपोर्ट। कर्नाटक के कुर्ग में कॉफी के बागान में इतना बड़ा किंग कोबरा निकला कि उसे देखकर हर कोई वहां से जान बचाकर भागने लगा। लेकिन सांप पकड़ने में माहिर इस व्यक्ति ने उसे एक तरफ से पकड़कर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एक पल को कोबरा इतना नाराज हो गया कि उसने काटने के लिए पूरा मुंह खोल दिया। बार बार फन उठाते हुए उसने ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन स्टिक के साथ खड़े व्यक्ति ने बड़ी चतुराई से उसका सिर अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद एक दूसरे शख्स की मदद से बैग में सांप को भरकर सुरक्षित छोड़ दिया गया। और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां के गिरिडीह में एक अनोखी शादी हुई, जहां गांव वालों ने प्रेमी प्रेमिका की शादी करवा दी। गांव वालों ने ये शादी फटाफट अंदाज में करवाई। अपनी प्रेमिका से मिलने आया, जहां गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। परिजनों को सूचना दी गई। लड़की के घर वाले पहुंचे तो फैसला हुआ कि दोनों की शादी करवा दी जाए। फिर क्या था, गांव में ही महादेव पहाड़ी मंदिर को खुलवा दिया गया। पंडित ने मंत्र पढ़े और हो गई शादी। इसी बीच सूचना पर पुलिस भी दल बल के साथ पहुंची। प्रेमी युगल को कब्जे में लेने की कोशिश भी की, लेकिन गांव वाले दोनों की शादी करवाकर ही माने। बताया जा रहा है कि लड़का लड़की का कई सालों से प्रेम संबंध था। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में आग का तांडव देखने को मिला। यहां जब विजयनगर से ओडिशा जा रही एक बस आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी बस जलकर खाक हो गई। सुबह सवेरे ओडिशा रोडवेज की बस में चिंगारी आग का ज्वाला बन गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को ही अपनी चपेट में ले लिया। ओडिशा रोडवेज के ड्राइवर ने सतर्कता दिखाई और जलती बस से एक एक कर सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया, जिससे यात्रियों की जान बच गई। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। आग बुझी भी, लेकिन तब तक सिर्फ बस का ढांचा ही शेष बचा था, बाकी सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान नेता ने सिंचाई विभाग के एक कर्मी की कीचड़ में परेड कराई।
सिंचाई विभाग कर्मचारी ने आरोपी नेता के खिलाफ शिकायत दी है। तस्वीरों में लाल टी शर्ट पहना भारतीय किसान यूनियन का नेता अंकुश प्रधान सीचवाल अरविंद मीणा को कीचड़ में उतारकर घुमाता दिखा। दरअसल खतौनी इलाके में सिंचाई विभाग सफाई अभियान चला रहा है। किनारे पर कीचड़ फैला है, जिससे इलाके के लोग नाराज बताए जा रहे हैं। जैसे ही सिंचाई विभाग के कर्मी उनको दिखे, बीकेयू नेता के नेतृत्व में सींचपाल की कीचड़ में परेड करवा दी गई। साथ ही कर्मी के साथ इस दुर्व्यवहार को देख सिंचाई विभाग के कर्मियों में आक्रोश फैल गया। आरोपी किसान नेता पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ आरोपी नेता का कहना है कि रास्ता बंद था, तो सफाई कर्मी को चाय पिलाने घर ले जा रहा था। झारखंड की राजधानी रांची से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जिसमें जेल में बंद दो कैदी जमकर ठुमके लगाते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। सिर्फ 17 सेकंड के इस वीडियो ने झारखंड के सरकारी महकमे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वीडियो में एक शराब घोटाले का आरोपी विधु गुप्ता है, तो दूसरा जीएसटी घोटाले का आरोपी विक्की भालूटिया। घोटाले सुनकर ही पता चल गया होगा कि कैदी रसूखदार है। जेल के अंदर कैदियों को विशेष सुविधाएं आखिर क्यों? डांस के लिए गाना किसके मोबाइल से बजाया गया? डांस का वीडियो किसके मोबाइल से बनाया गया? इस दौरान हॉल में पीछे खाना खा रहा एक शख्स भी मोबाइल में बात करता दिखा। डांस का ये वीडियो कुछ महीने पुराना बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने पर 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन जेल प्रशासन से जुड़ा कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहा है। वहीं यूपी के गोरखपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि वाराणसी से डीएलएड की परीक्षा देने आई एक महिला से होटल में रेप की कोशिश हुई। आरोपी कोई और नहीं बल्कि युवती का रिश्ते में नाना लगता है। युवती का दावा है कि ईश्वर चंद जायसवाल नशे में धुत होकर होटल में घुस आया और बंदूक की नोक पर रेप करने की कोशिश की। फिर उसके बाद मोबाइल वो मुझसे छीन करके मुझसे गंदी गंदी बातें करने लगा। गंदी गंदी बातें करने के बाद उसने मुझे बिस्तर पे पटक के अपना कपड़ा निकाल लिया। इधर पुलिस ने आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद जायसवाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि युवती जिस कॉलेज में पेपर देने आई थी, ये कॉलेज भी उसी आरोपी का ही है। वहीं बिहार में पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है और इस वोटिंग ने सियासी दलों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल इस बार पहले फेज में इतने वोट पड़े हैं जितने बिहार में आज तक नहीं डाले गए। बिहार में 64% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग के मायने क्या है, हम लोगों के मन में ये सवाल है। क्या सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आया है या फिर सरकार के समर्थन करने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं? बेगूसराय में सबसे अधिक वोट पड़े हैं और शेखपुरा में सबसे कम वोटिंग हुई है। ये जो अब तक के आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक पहले चरण में एनडीए को बढ़त है। पीएम मोदी ने ये दावा किया है और दूसरे चरण की सीटों पर जोर लगाना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष का दावा है कि पहले चरण में एनडीए को मजबूती का संकेत मिला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मैं लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ने आया हूँ। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुँचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन राबड़ी देवी का दावा है कि जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। पहले चरण के चुनाव के बाद सबके दावे मजबूत हैं, लेकिन जनता ने किसे जिताया ये 14 नवंबर को पता चलेगा। बात कर लेते हैं पहले चरण में मोकामा विधानसभा के 2 दिग्गजों की किस्मत की जो ईवीएम में कैद हो गई। दुलार चंद हत्याकांड में अनंत सिंह तो जेल में बंद थे और दूसरी ओर सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी को जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। दुलार चंद यादव की हत्या ने मोकामा में बवाल खड़ा कर दिया। माना जा रहा है कि इसका असर वोटिंग के दौरान भी नजर आए। वोटिंग के बाद सूरजभान सिंह अपनी पत्नी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। हम विकास की मुद्दा लेकर चले हैं और जनता मालिक है। अब महापर्व है और महापर्व में सभी जाति धर्म के लोग मिलके खुशी मना रहे हैं। सूरजभान और उनकी पत्नी दिन भर पोलिंग बूथ पर डटे रहे। उधर अनंत सिंह जेल में थे। हालांकि इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है जब अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था और तब उन चुनाव में उनकी जीत हुई थी। पहले चरण के चुनाव में 2 भाइयों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। एक भाई का नाम है तेज प्रताप यादव और दूसरे का नाम है तेजस्वी यादव। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनावी प्रचार भी किया था।
ना तो तेजस्वी ने तेज प्रताप को हराने की कोशिश करने में कोई कसर छोड़ी, ना ही तेज प्रताप ने तेजस्वी को माफ किया। अब लालू के इन दोनों बेटों की किस्मत का फैसला 14 नवंबर को हो जाएगा। जिस महुआ सीट से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे थे, वहां से तेजस्वी ने मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को उतारा था। वो जबरदस्ती आए हैं यहाँ पे टांग अड़ाने के लिए, लेकिन महुआ के जनता मालिक अपने सेवक, अपने बेटा, अपने भाई को चुनने का काम कर रही है। उधर राघोपुर की जिस सीट से तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा, वहां भी माहौल गर्म दिखाई दिया। अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि इन दोनों भाइयों का भविष्य क्या होता है। तो पहले चरण के चुनाव में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी सुर्खियों में रहे। अब ओसामा की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है और सिवान में हर कोई यही पूछ रहा है कि ओसामा का क्या होगा। सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की विरासत संभालने की तैयारी में जुटे ओसामा का भविष्य 14 नवंबर की तारीख तय करे। ओसामा शहाब जब वोट देने पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। उधर ओसामा की मां और शहाबुद्दीन की पत्नी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। शहाबुद्दीन साहब कितना रहने उनकी कमी को कोई पूरी नहीं कर सकता है। रह गई बात कि वक्त तो हमेशा बदलता रहता है। आज हमारे बच्चे का वक्त है और अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ओसामा शहाब की सीट पर बीजेपी ने योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतारा था, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ओसामा के लिए वोट मांगते दिखाई दिए थे। पहले चरण की वोटिंग के बाद बिहार की सियासत में सन्नाटा छा गया है। एनडीए जहां एक तरफ जंगल राज की याद दिला रही थी, तो महागठबंधन अपने वादों के सहारे सत्ता को हटाने की कोशिश में थी। सवाल है कि जनता ने किस मुद्दे पर वोट डाला। वोट डालने में न तो युवा पीछे रहे, न ही बुजुर्ग। ये 110 साल की बुजुर्ग महिला हैं जो वोट डालने के लिए खुद पोलिंग बूथ तक पहुंची। वहीं खान सर ने भी पटना में वोट डाला और दूसरे चरण की सीटों के लिए वोटर्स के नाम संदेश दिया। अच्छे प्रत्याशी देखें, साफ सुथरा छवि देखें और अपने बिहार, अपने राज्य, सबके उज्जवल भविष्य के लिए वोट डालें। युवाओं को स्पेशली कहना चाहेंगे कि अगर राजनीति में ये लग गया कि आप वोट डालने नहीं आएंगे तो आपको मुद्दों को सीरियस नहीं लिया जाएगा। अगर कोई पसंद नहीं आए, नोटा ही दबाओ जाके, लेकिन कम से कम वोट डालने जरूर जाइए। खान सर की बातें अपनी जगह भले ही ठीक हों, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि बिहार में इस बार भी जाति का मुद्दा हावी रहा। पहले चरण में मनेर सीट पर भी वोट डाले गए। इस सीट से आरजेडी के भाई वीरेंद्र विधायक हैं। वोटिंग के दौरान वो एक दारोगा पर भड़क गए। दारोगा पर भड़कते हुए भाई वीरेंद्र ये भी भूल गए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने दारोगा पर जाति आधारित टिप्पणी कर दी। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ, यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। बीजेपी दीवारी हो यार। दारोगा की जाति देखकर भाई वीरेंद्र ने तय किया कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। प्रशासन जो है, जिसको पर्ची चेक करने का पावर नहीं है, वो भी हमारे मतदाताओं का पर्ची चेक करके फिल्मा रहा। भाई वीरेंद्र पहले भी अपने बयानों और अधिकारियों से इस तरह की बात करने को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। बिहार के वैशाली में मतदान के दौरान उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। मैनार इलाके के बूथ नंबर 53 पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा था, तभी हंगामा हो गया और पुलिस पर पथराव होने लगा। आरोप आरजेडी उम्मीदवार रविंद्र कुमार के समर्थकों पर लगा। हालांकि बवाल बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार में पहले चरण के तहत जारी वोटिंग के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुर्के में आने वाली मतदाताओं पर बड़ा बयान दिया। हालांकि उनके इस बयान पर एनडीए के नेताओं ने ही विरोध जताया। गिरिराज सिंह ने बुर्का पहने मतदाताओं पर दो टूक कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए ताकि वोटिंग में धांधली न हो सके। मेरा मानना है कि बुर्का उठवाने के लिए चुनाव आयोग ने एक प्रयास किया है, एक व्यवस्था दी है और इस पर किसी को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग होती रही है, आपका ये होती रही है, इसलिए बुर्के की चेकिंग होगी। लेकिन उनके बयान पर एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने ही कड़ी प्रतिक्रिया दे डाली है।
बिना मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें हैं। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए गिरिराज सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं। यह देश हम सबका है और देश देश के लोगों से बनता है, तो लोगों के मुद्दों को गुमराह न करें। पहले चरण की वोटिंग में एक सवाल मुस्लिम वोटर्स को लेकर भी रहा, क्योंकि कई सीट ऐसी थी जहां एक से अधिक मुस्लिम उम्मीदवार थे। और सवाल ये है कि फिर मुस्लिम वोटर एकजुट रहे या फिर प्रत्याशियों का चेहरा देखकर बिखर गए। तस्वीरें पटना साहिब विधानसभा के एक पोलिंग बूथ की हैं। मुस्लिम महिला मतदाता सुबह से वोट देने के लिए लाइन में खड़ी नजर आई। ऐसा एक पोलिंग बूथ पर नहीं बल्कि कई पोलिंग बूथ पर देखा गया। महिलाओं ने गिरिराज के उस बयान का भी विरोध किया जिसमें उन्होंने बुर्के के खिलाफ बयानबाजी की थी। बुर्का हम लोग का सेफ्टी है, इसीलिए हम लोग पहनते हैं। हम लोग की इज्जत इसी से बचता है। कोई बोलेगा कि अपना निकाब उतार दीजिए, मुस्लिम धर्म छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ देगा आदमी। बोलिए किसी के बोलने से। ये हमारा जो है इस्लाम का जो चीज़ है, इसको हटा करके क्यों हम देंगे वोट? बुर्का में ऐसा कुछ तो नहीं है कि हम उसे हटाकर। मुस्लिम महिलाओं ने अच्छे काम के लिए नीतीश सरकार की तारीफ भी की, लेकिन रोजगार न देने पर सवाल भी उठाए। पुल बनाया है, सड़क बनाया है, तो रोजगार कुछ है ये नहीं है। ठेला चलाता है, सब्जी बेचता है। दावा है कि पूरे बिहार में मुस्लिम वोटरों की आबादी 17% है, लेकिन इसका फायदा उम्मीदवार को तभी मिलेगा जब एक तरफा वोटिंग हो। बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ऐसा ट्वीट किया जिसकी चर्चा वोटिंग खत्म होने तक भी चलती रही। दरअसल लालू यादव ने ट्वीट किया कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार चाहिए। बीजेपी की तरफ से मोर्चा लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने संभाला। सबसे पहले तो लालू जी के परिवार से रोटी बाहर आनी चाहिए, उसको पलटने की जरूरत है ना, क्योंकि तेजस्वी बाबू भी एक स्वरूप में तो जंगल राज की उसी प्रक्रिया को रखते हैं जिसे कारण लालू प्रसाद जी और उनकी माताजी का शासन बिहार को दुनिया में बदनाम किया। अब रोटी किसकी जलेगी और किसकी रोटी सिकेगी, ये आने वाले 14 नवंबर को काउंटिंग के दौरान साफ हो जाएगा। तो बिहार चुनाव के पहले चरण में लोकतंत्र के कई रंग भी देखने को मिले। पहले चरण में बिहार के एक ऐसे कोने में वोट पड़े जहां पिछले 20 सालों से नक्सलियों की दहशत छाई हुई, और ये जगह है मुंगेर के तारापुर विधानसभा में, जिसका नाम है भीम बांध गांव। इस गांव में पिछले 20 साल बाद वोटिंग हुई। आखिरी बार जब यहाँ साल 2005 में वोटिंग हुई थी, तब नक्सलियों का आतंक अपने पूरे चरम पर था, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने पूरे मतदान केंद्र को ही हटा दिया था। आज सीआरपीएफ की मौजूदगी में गांव से 16 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र बनाया गया, जिसमें करीब 80% ग्रामीणों ने वोट किया। फिलहाल मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। स्थानीय लोगों के चेहरों पर खुशी दिखी। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। ये बवाल बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के वोट को लेकर हुआ, क्योंकि इससे पहले राकेश सिन्हा ने दिल्ली में भी वोट दिया। ये दावा करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें दिखाई दिया कि राकेश सिन्हा ने इसी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान द्वारका में वोट डाला था, अब बिहार के बेगूसराय में मतदान किया। कुछ और तस्वीरें शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि राकेश सिन्हा ने दिल्ली में वोट डालने के बाद इसी साल के अप्रैल महीने में बिहार में अपना वोटर कार्ड बनवाया। कानून का हवाला देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो शख्स जहां नौकरी करता है और रहता है वो वहीं का वोटर होगा, पैतृक गाँव का नहीं। इसी तरह सौरभ भारद्वाज ने कुछ और नाम भी बताए, जैसे नागेंद्र कुमार और संतोष ओझा। इन दोनों लोगों ने भी दिल्ली में वोटिंग की थी और अब बिहार में वोट डाला। सौरभ भारद्वाज के इन आरोपों पर राकेश सिन्हा ने भी जवाब दिया और बताया कि बिहार की राजनीति में सक्रियता के चलते उन्होंने अपना वोट बेगूसराय में करवा लिया था। बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए वोट डाले गए, लेकिन इस बीच बार पलटवार का दौर देखने को मिला। आरजेडी ने तो रेलवे पर ही बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने के आरोप लगा दिए। वोटिंग के दौरान महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बीजेपी के साथ साथ रेलवे को घेरने वाले बयान की खूब चर्चा हुई। बाहर जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं, उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है। छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाए इन लोगों ने।
अब चुनाव है, कई अलग अलग देश के शहरों से उनको वापस भेजा जा रहा है। आरोप रेलवे पर लगे तो वहीं एबीपी न्यूज पर रेलवे ने इन आरोपों पर सिरे से जवाब दिया। रेलवे ने कहा त्योहारी सीजन में 30 नवंबर तक 12,075 स्पेशल ट्रेनों के फेरे लगाने की योजना पहले से थी। कोई चुनाव स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जा रही। रेलवे ने आरजेडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था।